इन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 6 कराएंगे, जिसमें हमें पढ़ना है बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन था वह बंगाल विभाजन के बाद ही आता है, तो इन दोनों टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट कराया जाएगा क्योंकि आपके पेपर बहुत नज़दीक हैं। तो आप बस बने रहिए चैनल पर, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए। आपने अगर इसके पहले की वीडियोस नहीं पढ़े हैं, चैप्टर 1 से 5 या सिलेबस आप देखना चाहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस, जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहां जाइए और आप देखिए, चैप्टर फर्स्ट से आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर सभी क्लासेस की नोट्स प्राप्त कराई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं बंगाल विभाजन आखिर हुआ क्यों और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और उसकी विशेषताएं क्या हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य किया कीजिए। जो बंगाल विभाजन है वह किसने किया था, सबसे पहला प्रश्न होता है, बंगाल विभाजन किसने किया था? वह किया था लॉर्ड कर्जन ने। और उसकी भूमिका को सबसे पढ़ना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम उसके कार्यों को जानते रहेंगे तब वह का उद्देश्य क्या था, किस प्रकार से उसने बंगाल का विभाजन किया था, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। जो लॉर्ड कर्जन है वह सबसे पहले आता है 1858 में। कांग्रेस अधिवेशन में कर्जन की नियुक्ति का स्वागत होता है। एक प्रकार से वह लोग सोचते हैं कि जो कर्जन होगा वह अच्छा कार्य करेगा और उसका स्वागत कांग्रेस अधिवेशन में अच्छे से करते हैं। लेकिन कर्जन एक साम्राज्यवादी विस्तारवादी व्यक्ति था। जो कर्जन था वह साम्राज्य विस्तारवादी व्यक्ति था और कर्जन ने जो है कांग्रेस को महत्व देना कम कर दिया था। ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होगा कर्जन ने कांग्रेस को महत्व देना कम कर दिया था। कांग्रेसियों ने समझा था कि वह आएगा हमारे हित के कार्य करेगा, लेकिन कर्जन आते ही कांग्रेसियों को महत्व देना कम कर देता है। और इन्हीं सब की वजह से लाला लाजपत राय ने इसकी तुलना एक प्रकार से औरंगजेब से की हुई है। तो औरंगजेब से तुलना लॉर्ड कर्जन की किसने की थी, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। यह की थी लाला लाजपत राय जी ने। आगे हम देखेंगे 1904 में कांग्रेस में कर्जन ने कांग्रेस के शिष्टमंडल से मिलने से मना कर दिया था। यह एक प्रकार से धीरे धीरे कांग्रेसियों के मन में आने लगा कि जो हमारे लिए अंग्रेजी शासक हैं वह हित के कार्य नहीं कर सकेंगे, इसलिए धीरे धीरे उनके मन में आने लगा विद्रोह की भावना। 1904 में जब कांग्रेस ने शिष्टमंडल से मिलना मना कर दिया, फिर क्या हुआ आगे 1899 में कलकत्ता महानगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को घटाकर मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया था। कर्जन ने और क्या किया था, 1899 में कलकत्ता महानगर पालिका में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी उसको घटा दिया था, लेकिन कांग्रेसियों ने मांग की थी निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। मनोनीत सदस्यों की संख्या जब बढ़ जाएगी, एक प्रकार से उसका वर्चस्व रहेगा, वह जो मन कर सकता है, फिर उसमें हस्तक्षेप वह कर पाएगा मनोनीत सदस्य, क्योंकि उसके अधिक होंगे। 1903 में वह दिल्ली दरबार लगाता है। 1 जनवरी 1903 को वह एडवर्ड सप्तम को सम्राट घोषित कर देता है। 1904 में क्या करता है, विश्वविद्यालय के लिए कानून लाया हुआ और विश्वविद्यालय की सीनेट में भी मनोनीत सदस्यों की संख्या वह बढ़ा देता है। मनोनीत सदस्यों की अर्थात वह अपने मन से जिन सदस्यों को चुनता है उसकी संख्या वह बढ़ा देता है। उससे क्या होगा कि वह विभिन्न कार्यों में हस्तक्षेप अधिक कर पाएगा, क्योंकि जो भी सदस्य हैं उसके मन द्वारा वहां पर चुने गए हैं, तो वह उनसे कार्य कोई भी करा सकता है। कॉलेजों की संबद्धता को वह कठिन बना देता है। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने विरोध किया। उस समय आशुतोष मुखर्जी जी का एक प्रकार से वर्चस्व था, काफ़ी सम्मान था। उन्होंने जब यह उसका कानून पढ़ा कि उसमें जो विश्वविद्यालय की सीनेट में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी थी, तो उन्होंने इस चीज़ की विरोध किया। यह भी एक कारण बना। फिर आगे चलकर 1904 में वह तिब्बत पर आक्रमण कर देता है और इसे क्या बोला जाता है, यह हस्बैंड मिशन के नाम से भेजा जाता है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यह तिब्बत पर जो आक्रमण करता है उसे यह हस्बैंड मिशन के नाम से भेजा जाता है। बंगाल का विभाजन कब होता है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। बंगाल का विभाजन कब होता है, इसके पहले हमने लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पर किए गए कार्यों को अच्छे से
देखा। बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन करता है 1905 में। बंगाल में क्या क्या आता था? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, असम, उड़ीसा, यह सभी स्थान जो हैं वह बंगाल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसका जब विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने, तो कर्जन ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से बंगाल का विभाजन वह कर रहा है। वह कह रहा था कि जो बंगाल है वह काफ़ी बड़ा है, इसका एक व्यक्ति कोई भी इसका शासन नहीं कर सकता है, प्रशासनिक कारण से मैं इसे क्या कर रहा हूँ, विभाजित कर रहा हूँ। और 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया, लेकिन सभी को मालूम था यह प्रशासनिक कारणों से नहीं, यह हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए, एक प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, दोनों में मतभेद उत्पन्न करने के लिए बंगाल का विभाजन उसने किया था। यह कैसे प्रूफ होता है यह भी आपको आगे बताया जाएगा। 3 दिसंबर 1903 में विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कर्जन ने रखा था। फिर आगे क्या हुआ? 19 जुलाई 1905 में जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। वह जो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव था 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने रखा गया था। अगर बात करें तो 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित की गई। 7 अगस्त 1905 को विरोध प्रारंभ हुआ। विरोध प्रारंभ कब हुआ, यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विरोध प्रारंभ होता है आपका 7 अगस्त 1905 को। कब? 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है? विभाजन प्रभावी हो जाता है। अर्थात घोषणा इसकी कब होती है? 20 जुलाई 1905 को, और प्रभावी कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। और विरोध प्रारंभ 7 अगस्त से ही वह कर देते हैं, जब वह घोषणा होती है 20 जुलाई में। उसके बाद धीरे धीरे सब एकजुट होकर क्या कर देते हैं? विरोध कर देते हैं। अब बात करें, जो बंगाल था उसको उन्होंने 2 भागों में कर दिया, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? पश्चिमी बंगाल में पहले बिहार और उड़ीसा, जो पश्चिम बंगाल है उसको कहते थे, मतलब वह स्थान उसमें आता था। उन्होंने जब अलग कर दिया, पश्चिमी बंगाल नाम रख दिया, तो उसका राजधानी उन्होंने कलकत्ता बनाया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फेजन वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। वह एक बाहुल्य क्षेत्र था, किसका? हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। जो पश्चिम बंगाल था, पश्चिमी बंगाल नाम दिया गया, उसे में हिंदुओं की बाहुल्यता उन्होंने की। उसमें कुल जनसंख्या कितनी थी? 5 करोड़ 40 लाख, और हिंदुओं की संख्या उसमें कितनी थी? 4 करोड़ 40 लाख, और मुसलमानों की संख्या 90 लाख। ये देखिए, इसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र इन्होंने बना दिया। फिर जो पूर्वी बंगाल उन्होंने विभाजित किया, इसमें असम भी था, हाका, चटगांव और राजशाही के किले शामिल इसमें किए गए थे, और इसकी राजधानी एक प्रकार से ढाका थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फूलर जो थे, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इन्होंने बनाया था लॉर्ड कर्जन ने। कुल संख्या क्योंकि इसमें 3 करोड़ थी, और इसमें हिंदुओं की संख्या 1 करोड़ 30 लाख और मुस्लिमों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख थी। कर्जन बंगाल के बंटवारे में मुसलमानों को वे सुविधाएं मिल जाएंगी। कर्जन कहता है बंगाल के बंटवारे में मुसलमानों को वे सुविधाएं मिल जाएंगी जो मुगल काल में भी नहीं मिली। उसका यह जो कथन है, इससे साबित होता है कि वह हिंदू और मुस्लिमों में बंटवारा करवाना चाहता है। उसका कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था प्रशासनिक। हालांकि बड़ा था, हमारा बंगाल जो था वह काफ़ी बड़ा था, उसमें एक प्रकार से लोग भी चाहते थे प्रशासन विभाजित हो, ऐसा नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम को विभाजित किया जाए। तो कर्जन का यह जो तथ्य है, उसने जो कहा था कि बंगाल के बंटवारे से मुसलमानों को वे सुविधाएं मिल जाएंगी जो उन्हें मुगल काल में भी नहीं मिली। इससे पता लगता है कि वह हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की एक प्रकार से प्रयास कर रहा था। ब्लूमफील्ड फूलर जो हैं वह क्या कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार की 2 पत्नियां हैं, और जिसमें मुसलमान अधिक प्रिय हैं। यह जो 2 बातें उन लोगों ने कही थी, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर ब्लूमफील्ड फूलर हैं, उन्होंने कहा था हिंदू और मुसलमान जो हैं अंग्रेजी सरकार की जो पत्नियां हैं जिसमें मुसलमान अधिक प्रिय है। यह उन्होंने जो शब्द कहा, इससे पता चलता है बंगाल विभाजन उन्होंने किया है जातियों के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम को एक प्रकार से विभाजित करने के लिए। फिर आगे क्या होता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग आंदोलन लागू होता है।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाई थी, जिसमें पीले धागे वाली राखी बांधी जाती थी। रामेंद्र सुंदर द्विवेदी जो थे उन्होंने 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस का अधिवेशन उसके बाद बनारस में हुआ 1905 में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की और बंग भंग का विरोध इन्होंने किया था। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने बंग भंग का विरोध किया हुआ था। आगे हम देखें, कांग्रेस जो है नरमपंथी आंदोलन बंगाल तक सीमित रहे तथा केवल वस्तुओं का बहिष्कार किया। जो नरमपंथी लोग थे कांग्रेस में, वह क्या चाहते थे कि जो बंग भंग आंदोलन है, एक प्रकार से स्वदेशी आंदोलन है, वह बंगाल तक सीमित रहे और वह चाहते थे केवल वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, न कि सेवाओं का। उनके जो वस्तु हैं उसका किया जाए, लेकिन शिक्षा का या सेवा किसी प्रकार की सेवाओं का बहिष्कार न किया जाए। लेकिन गर्मपंथी जो थे वह चाहते थे आंदोलन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, अर्थात बंगाल तक सीमित नहीं रहना चाहिए तथा पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए, सेवाओं का भी बहिष्कार हो जाना चाहिए। फिर अगला अधिवेशन जो होता है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं और इन्होंने बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। स्वराज्य की इन्होंने मांग की थी। कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी। 1906 के अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो था, इसमें स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था। जब बंग भंग आंदोलन किया गया और स्वदेशी मतलब अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग किया जाए और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए। एक प्रकार से यह उनकी रणनीति थी। वह चाहते थे जिससे उनका एक प्रकार से व्यापार कम हो और उनकी सहयोग न किया जाए। अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की विशेषताओं का, तो भारत का प्रथम आंदोलन जिसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है तो वह था स्वदेशी राष्ट्रीय आंदोलन। प्रथम बार इसमें जुलूस निकाला गया, हड़ताल हुए और बहिष्कार प्रदर्शन आदि तरीकों का प्रयोग किसमें किया गया था? स्वदेशी आंदोलन का। इसमें क्या हुआ कि प्रथम बार महिलाओं ने भी भाग लिया था। और कैसे भाग लिया था? वह विदेशी चूड़ियों को पहनने से बहिष्कार कर देती हैं, वह विदेशी चूड़ियों को नहीं पहनती हैं और विदेशी बर्तनों का भी वह बहिष्कार कर देती हैं। मजदूर, किसान, विद्यार्थी सभी लोग इसमें शामिल थे। विद्यार्थियों ने शिक्षा का बहिष्कार कर दिया और किसान ने उनकी वस्तुओं का, मजदूरों ने वहाँ पर कार्य जाकर करने का, एक प्रकार से उनके अंडर कार्य करना भी छोड़ दिया था। स्वदेशी जो है आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा जो है स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत ही दिया गया। अनेक कॉलेज, उद्योग, धंधे स्थापित किए गए। जब स्वदेशी आंदोलन चला तो लोग अपने अनेक कॉलेज खोले स्वयं पढ़ने के लिए, स्वयं के बच्चों को पढ़ाने के लिए अनेक उद्योग धंधे की भी शुरुआत की गई थी। ये था आपका स्वदेशी आंदोलन हमने जो बताया, साथ ही साथ बंग भंग आंदोलन भी बताया और कांग्रेस का विभाजन किस प्रकार से हुआ, बंगाल का विभाजन किस प्रकार से हुआ, सभी चीज़ें बताई गई। बंगाल के विभाजन का मेन मकसद क्या था, जो लॉर्ड कर्जन चाहता था और किस लिए उसने किया था, यह सभी बातें इस चैप्टर में आपको बताई गई। आपने अच्छे से सुनी होंगी तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। साथ ही साथ रिवीजन करने के लिए आप नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।